2025 का अंत आते आते पूरी दुनिया की टेक इंडस्ट्री में एक बड़ी उथल-पुथल मची हुई है। हाँ, माहौल थोड़ा तनाव वाला तो है। एक तरफ अमेज़न, एक्सेंचर जैसी बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई को अपनाने और आर्थिक दबाव के चलते हजारों लोगों को नौकरी से निकाल रही हैं। और आंकड़े भी यही बताते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का डेटा देखे तो 200 से ज्यादा कंपनियों ने करीब 1,12,000 कर्मचारियों की छटनी की है। बिल्कुल। और फिर इसी माहौल में दूसरी तरफ है महाराष्ट्र, जो खुद को एक ग्लोबल आईटी पावर हाउस बनाने की होड़ में लगा है। ये एक दिलचस्प विरोधाभास है ना? हाँ, तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास कुछ सरकारी रिपोर्टें, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स और हाल के समाचार लेखें। इनके आधार पर हम महाराष्ट्र के इस बड़े प्लान के 3 सबसे जरूरी हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। पहला, वो नीतियां और आर्थिक माहौल जो इस बदलाव की नींव रख रहे हैं। दूसरा, वो असल इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस सपने को हकीकत में बदलेंगे जी। और तीसरा, सबसे जरूरी सवाल, क्या भविष्य के लिए हमारे पास सही स्किल्स वाले लोग हैं? बिल्कुल। और ये पड़ताल सिर्फ दावों पर नहीं होगी, बल्कि उन दस्तावेजों पर आधारित है जो बताते हैं कि जमीन पर क्या हो रहा है। मतलब दिसंबर 2025 में हालात असल में हैं क्या? तो चलिए सीधे नीतियों से शुरू करते हैं। किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत तो कागज पर ही होती है। सही बात है। महाराष्ट्र की योजनाओं के केंद्र में है 2023 की आईटी और आईटीईएस पॉलिसी। सुनने में तो ये किसी भी दूसरी सरकारी पॉलिसी जैसी लगती है, पर इसके लक्ष्य बहुत बड़े हैं। ये सिर्फ एक और पॉलिसी नहीं है, ये एक रोड मैप है। इसका मकसद सिर्फ कुछ और आईटी कंपनियां खोलना नहीं, बल्कि अगले 10 साल में महाराष्ट्र को दुनिया के टॉप आईटी डेस्टिनेशंस में से एक बनाना है। अच्छा। और इसमें खास बात है, इसका फोकस सिर्फ पारंपरिक आईटी पर नहीं है। ये एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स, जिसे एवीजीसी सेक्टर कहते हैं, उस पर भी बड़ा दाव लगा रहे हैं। मतलब वो सेक्टर जहां क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी मिलती है। बिल्कुल। लेकिन बड़े-बड़े वादे और प्लान्स तो ठीक हैं, पर पैसा, बिना निवेश के तो ये सब खोखला ही रह जाता है। पैसा आ रहा है और तेजी से आ रहा है। राज्य सरकार ने हाल ही में 1.35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को हरी झंडी दी है। 1,35,000 करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी। और इसे और बड़े पैमाने पर देखें तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़े बताते हैं कि अक्टूबर 2019 से सितंबर 2024 के बीच भारत में आए हर 100 रुपए के विदेशी निवेश यानी एफडीआई में से 31 रुपए अकेले महाराष्ट्र में आए। मतलब लगभग 1/3। हाँ, और बात सिर्फ बड़ी कंपनियों की नहीं है। जनवरी 2025 तक देश के कुल सरकारी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में से 24% महाराष्ट्र से थे। ये तो एक मजबूत नींव है। लेकिन हाल के महीनों में कुछ और नई नीतियां भी आई हैं, जिन्होंने इस माहौल को और दिलचस्प बना दिया है। खासकर वो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर या जीसीसी वाली नीति। ये जीसीसी आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये बड़ी विदेशी कंपनियों के बैक ब्रेन होते हैं। बैक ब्रेन? हाँ, मतलब एप्पल का फोन तो कैलिफोर्निया में डिजाइन होता है, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर, रिसर्च या कस्टमर सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा भारत में एक जीसीसी से चल सकता है। ये कंपनियां बहुत ज्यादा हाई स्किल नौकरियां लाती हैं। अच्छा, तो ये जीसीसी नीति 2025 इन्हीं कंपनियों को महाराष्ट्र लाने के लिए है? सीधे तौर पर सरकार कह रही है कि अगर आप यहाँ अपना सेंटर खोलते हैं तो हम आपके निवेश पर 20% तक की सब्सिडी देंगे, जो बड़ी यूनिट्स के लिए 100 करोड़ रुपए तक हो सकती है। इस नीति में वॉक टू वर्क इकोसिस्टम की बात भी मैंने पढ़ी थी। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, खासकर मुंबई और पुणे जैसे शहरों में। दुनिया बेहतरीन इंजीनियरों और मैनेजर्स के लिए लड़ रही हैं। हाँ, वो तो है। अगर महाराष्ट्र ये माहौल दे पाता है जहां आपका ऑफिस घर के पास हो, जहां आप ट्रैफिक में घंटों फंसने के बजाय वो समय अपने परिवार या खुद पर लगा सकें, तो ये गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है। ये एक लाइफस्टाइल बेच रहा है, सिर्फ नौकरी नहीं। समझ गया। तो जीसीसीज तो बड़ी स्थापित कंपनियों के लिए हो गए, लेकिन जिस स्टार्टअप कल्चर के लिए पुणे और मुंबई जाने जाते हैं, उनके लिए क्या है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और इसीलिए महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्यमिता और नवाचार नीति 2025 सिर्फ पैसे देने पर नहीं रुकती। तो फिर क्या है उसमें? इसके लिए महाराष्ट्र स्टेट इनोवेशन सोसाइटी यानी MSINS नाम की एक एजेंसी बनाई गई है। ये एक पूरा इकोसिस्टम बनाने का काम कर रही है। ये स्टार्टअप्स को शुरुआती फंडिंग तो देती ही है,
साथ में इंक्यूबेशन सेंटर्स तक पहुंच देती है, जहां उन्हें ऑफिस स्पेस और मेंटरशिप मिलती है। और टेक्नोलॉजी? हाँ, सबसे जरूरी बात, ये उन्हें एआई, रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी भविष्य की टेक्नोलॉजी वाली लैब्स का एक्सेस देती है, जो एक छोटे स्टार्टअप के लिए खुद बनाना नामुमकिन है। इसका कोई असल जिंदगी का उदाहरण है कि कैसे ये नीति किसी की मदद कर रही हो? बिल्कुल, पुणे की एक छोटी सी एग्रीटेक कंपनी है। उन्होंने एआई का इस्तेमाल करके एक ऐसा सेंसर बनाया जो बताता है कि मिट्टी में कब और कितना पानी देना है। अच्छा, जिससे पानी की बचत हो। हाँ, और फसल भी बेहतर। सरकार के इंक्यूबेशन सेंटर से उन्हें न सिर्फ फंडिंग मिली, बल्कि आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसरों से मेंटरशिप भी मिली। आज वो 500 से ज्यादा किसानों के साथ काम कर रहे हैं। ये दिखाता है कि सही सपोर्ट कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। बिल्कुल। तो बड़ी कंपनियां और स्टार्टअप्स के अलावा क्या छोटे व्यापारियों के लिए भी कुछ किया जा रहा है? क्योंकि अर्थव्यवस्था की रीढ़ तो वही है। हाँ, और ये बहुत जरूरी था। अक्टूबर 2025 में दुकानों और छोटे कारोबारों के लिए एक नया कानून आया। पहले अगर आपके पास 10 कर्मचारी भी होते थे तो आपको बहुत सारी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती थी। हाँ, वो तो बहुत झंझट का काम होता है। अब वो लिमिट बढ़ाकर 20 कर दी गई है। मतलब छोटे रेस्टोरेंट, दुकानें या वर्कशॉप्स अब इन झंझटों से बचकर अपने काम पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा कदम है। साथ ही ओवरटाइम की सीमा भी थोड़ी बढ़ाई गई है, जिससे त्योहारों के समय उन्हें थोड़ी सहूलियत मिलती है। ठीक है, तो ये सारी नीतियां और पैसा कागज पर तो बेहतरीन दिखते हैं, लेकिन एक डेवलपर को कोडिंग करने के लिए सिर्फ पॉलिसी नहीं, बल्कि एक तेज इंटरनेट कनेक्शन और 24 घंटे बिजली भी चाहिए। तो इस कागजी तरक्की को जमीन पर उतारने के लिए क्या हो रहा है? और यहीं पर महाराष्ट्र का दूसरा स्तंभ आता है, भौतिक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नवी मुंबई। वो अब सिर्फ मुंबई का एक सैटेलाइट टाउन नहीं रहा, बल्कि भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर हब बन गया है। सबसे बड़ा? हाँ, देश की कुल डेटा सेंटर क्षमता का लगभग 44%, यानी करीब 289 मेगावाट अकेले नवी मुंबई में है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडानी कनेक्ट्स, दुनिया के सारे बड़े नाम यहाँ निवेश कर रहे हैं। ये डेटा सेंटर हब वाली बात सुनने में तो दमदार है, लेकिन डेटा सेंटर्स तो बहुत ज्यादा बिजली और पानी इस्तेमाल करते हैं ना? हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। तो क्या हमारे शहर, खासकर नवी मुंबई, इस अतिरिक्त बोझ के लिए तैयार हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एक समस्या को सुलझाने के लिए दूसरी खड़ी कर रहे हैं? नहीं, सरकार इस चुनौती को समझती है। इसीलिए ज्यादातर नए डेटा सेंटर्स अब ग्रीन एनर्जी और ऊर्जा कुशल कूलिंग तकनीकों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मतलब सौर या पवन ऊर्जा का इस्तेमाल? हाँ, सरकार ऐसी कंपनियों को बढ़ावा दे रही है। पानी के लिए भी कई केंद्र अब रिसाइकलिंग और जल संरक्षण की उन्नत तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। चुनौती बड़ी है, लेकिन समाधान के बिना विकास टिकाऊ नहीं होगा। और क्या ये सारा विकास सिर्फ मुंबई पुणे तक ही सीमित है, जैसा कि हमेशा से होता आया है? नहीं, इस बार कोशिश अलग है। सरकार विकास को पूरे राज्य में फैलाने पर जोर दे रही है। नागपुर में MIHANSEZ एक बड़ा उदाहरण है। नागपुर में क्या हो रहा है? हाल ही में वहां 6 नई कंपनियों को IT, मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल इंफ्रा के लिए 8 एकड़ से ज्यादा जमीन दी गई है। सरकार का एक सपना न्यू नागपुर को एक ग्लोबल बिजनेस और फाइनेंशियल हब बनाना है। अच्छा, और दूसरे शहर? इसी तरह अमरावती में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क के काम में तेजी लाने के लिए भी एक खास समिति बनाई गई है। मकसद ये है कि राज्य के दूसरे हिस्सों के युवाओं को भी मौके मिलें। ये भी एक दिलचस्प बात है कि सरकार सिर्फ दूसरों के लिए टेक्नोलॉजी नहीं बना रही, बल्कि खुद भी इसका इस्तेमाल कर रही है। हाँ, और इसका एक कमाल का उदाहरण है महाक्राइम OS AI। एक मिनट, महाक्राइम OS AI मतलब अब पुलिस AI की मदद से केस सुलझाएगी? ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। ये असल में काम कैसे करता है? ये बिल्कुल वैसा ही है। इसे माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर बनाया गया है। सोचिए, एक पुलिस स्टेशन में हजारों FIR, गवाहों के बयान और सबूत होते हैं। हाँ, उन सब के बीच कनेक्शन ढूंढना तो बहुत मुश्किल होता होगा। ये AI सिस्टम इस सारे डेटा को सेकंडों में एनालाइज करके पैटर्न ढूंढ सकता है और संदिग्धों की लिस्ट बनाने में मदद कर सकता है। इसे नागपुर ग्रामीण में टेस्ट किया गया था और ये इतना सफल रहा कि अब इसे राज्य के सभी 1100 पुलिस स्टेशनों में लागू किया जा रहा है। कमाल है। इसके अलावा ऑनलाइन फ्रॉड और हैकिंग जैसे बढ़ते खतरों से निपटने के लिए एक अलग साइबर क्राइम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन भी बनाया गया है। ठीक है, तो नीतियां तैयार हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर। लोग, हमारा वर्कफोर्स। हाँ,
ये सबसे बड़ी चुनौती है। एक तरफ एआई की वजह से दुनिया भर में नौकरियां जा रही हैं, दूसरी तरफ पुणे जैसे हमारे टेक हब में कंपनियां ऑटोमेशन अपना रही हैं। इससे पूरी तरह से नई स्किल्स की जरूरत पड़ रही है। इस गैप को कैसे भरा जाएगा? देखिए, आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी बिल्डिंग्स और पॉलिसीज हो सकती हैं, लेकिन अगर आपके पास उन्हें चलाने वाले कुशल लोग नहीं हैं, तो सब बेकार है। सही बात है। महाराष्ट्र इस चुनौती से निपटने के लिए कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रहा है। बड़े पैमाने पर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योगिता विकास अभियान, जिसमें अकेले 2024 में 1,15,000 से ज्यादा लोगों ने ट्रेनिंग के लिए नाम लिखवाया। पर क्या ये ट्रेनिंग प्रोग्राम सिर्फ सर्टिफिकेट देने तक सीमित हैं या इनसे वाकई में नौकरियां मिल रही हैं? ये एक बहुत ही वैध चिंता है। इसीलिए सरकार अब सिर्फ ट्रेनिंग पर नहीं, बल्कि अप्रेंटिसशिप पर भी जोर दे रही है। अप्रेंटिसशिप में मतलब आप सीखते भी हैं और काम भी करते हैं? बिल्कुल। दिसंबर 2024 तक 32,000 से ज्यादा युवा इन कार्यक्रमों से जुड़े थे। और एक और जरूरी बदलाव आया है। अब फोकस सिर्फ नौकरी पाने वालों पर नहीं, बल्कि नौकरी देने वालों पर भी है। मतलब अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए? हाँ, 2024 में 16,000 से ज्यादा लोगों को उद्यमिता की ट्रेनिंग दी गई। ये तो बड़े स्तर की बातें हुई। क्या जमीनी स्तर पर स्कूलों में बच्चों के बीच विज्ञान को लेकर कोई उत्साह जगाने की कोशिश हो रही है? हाँ, और कुछ पहले तो बहुत ही अनोखी हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की साइंस ऑन व्हील्स बस के बारे में सुना है आपने? नहीं, ये क्या है? ये कोई आम बस नहीं, ये एक चलती फिरती साइंस लैब है। ये बस हाल ही में महाराष्ट्र के नासिक जिले के दूर दराज के आदिवासी गांवों के 22 स्कूलों में गई। इसने 9,300 से ज्यादा बच्चों को प्रैक्टिकल तरीके से विज्ञान के प्रयोग करने का मौका दिया। वाह, मतलब विज्ञान को क्लासरूम से बाहर निकालकर सीधे बच्चों के हाथों तक पहुंचाना। इन सारी राज्य स्तर की कोशिशों को क्या केंद्र सरकार से भी कोई मदद मिल रही है? हाँ, यहीं पर तस्वीर पूरी होती है। केंद्र सरकार की 1 लाख करोड़ रुपए की एक बड़ी योजना है, अनुसंधान विकास और नवाचार, यानी R&D योजना। अच्छा। ये योजना सीधे तौर पर AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स जैसे भविष्य के क्षेत्रों को टारगेट करती है। इसका सीधा फायदा महाराष्ट्र के रिसर्च सेंटर्स और कंपनियों को मिलेगा। तो मतलब एक ऐसा इकोसिस्टम बन रहा है जहां राज्य की महत्वाकांक्षाओं को राष्ट्रीय संसाधनों का भी सहारा मिल रहा है। बिल्कुल सही। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटे तो महाराष्ट्र की एक बहुत ही स्पष्ट 3 आयामी रणनीति दिख रही है। हाँ। पहला, निवेश खींचने वाली महत्वाकांक्षी नीतियां। दूसरा, सिर्फ मुंबई पुणे में नहीं बल्कि पूरे राज्य में फैला हुआ विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर। और तीसरा, AI वाले भविष्य के लिए एक कुशल वर्कफोर्स तैयार करने की एक सोची समझी योजना। तस्वीर बहुत आशाजनक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अब योजनाओं को जमीन पर उतारने की रफ्तार में है। मतलब स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन? हाँ, नीतियां बन गई हैं, पैसा भी आ रहा है, लेकिन क्या 628 स्वीकृत IT पार्कों का निर्माण उतनी तेजी से हो पाएगा जितनी इंडस्ट्री को जरूरत है? क्योंकि कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु जैसे दूसरे राज्य भी चुप नहीं बैठे हैं। प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी है। बहुत ज्यादा। और इस दौड़ में गति ही सब कुछ तय करेगी। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार जिस पर वो सोच सकते हैं। 2023 की IT नीति में एक बहुत ही क्रांतिकारी लेकिन कम चर्चित फैसला लिया गया था। वो ये कि IT और ITES कंपनियों को पारंपरिक जोनिंग नियमों से छूट दे दी गई। जोनिंग नियमों से छूट? आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? आसान भाषा में मतलब ये कि ये कंपनियां सैद्धांतिक रूप से कहीं भी अपना ऑफिस खोल सकती हैं। जरूरी नहीं कि वो एक इंडस्ट्रियल एरिया ही हो। कहीं भी? हाँ। अब जरा सोचिए, इसका हमारे शहरों के भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है? क्या हम आने वाले समय में अपने रिहायशी इलाकों के ठीक बगल में बड़े-बड़े IT पार्क और ऑफिस देखेंगे? इससे हमारे शहरों के काम करने और रहने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या ये एक अच्छा बदलाव होगा या एक नई चुनौती? ये सोचने वाली बात है।